अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 78 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 5 का। और ये मिंट लेमनेड हम करने लगे हैं। क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन इसमें IAS 12 बहुत ज़्यादा मिक्स था। यानी आप अगर रिक्वायरमेंट पढ़ें ना, तो एक तो हम इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यानी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे, ये फाइनल अकाउंट्स है। जब वो बना लेंगे उसके बाद फिर IAS 12 शुरू हो जाना है। लेकिन हम पहले रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। फाइनल अकाउंट्स ना अब हमने आगे करना भी है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए भी अलग कर दिया था, एक तो थोड़ी सी इब्तदा पड़ जाए और ज़्यादा कि वैसे भी इंट्रो के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तो बना के आते हैं, फेयर वन में उसकी ब्रेक लगती है, तो अब यहाँ पे फुल फ्लैज बनाना है, लेकिन साथ में IAS 12 भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सवाल के बाद ना हमारे पास स्टॉक ख़त्म है। स्टॉक का मतलब पिछले टॉपिक्स के अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं रहा, कोई इक्का दुक्का को रहा हुआ हो तो छोटी मोटी डिस्कशन होगी। यानी कि ईद के दिनों में, ये जो आप समझ रहे हैं ईद के दिन शुरू हो गए मंडे से, इनमें कोई स्टॉक नहीं बचा हुआ, तो प्रोबेबली हम इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट कर देंगे इन छुट्टियों में, और कुछ है नहीं हमारे पास करने को। और ईद के बाद जब आप आएंगे तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के मिक्स सवाल चल रहे होंगे कंसोलिडेशन में, 3-4 दिन वो चलेंगे, फिर एसोसिएट और फिर कहानी ख़त्म। तो अब देखें जी, उसके बाद फिर टाइम भी शॉर्ट है, अब कितनी मेहनत आप करते हैं। खैर पेज 662 ओपन कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइनल अकाउंट्स का सवाल है। थोड़ी देर के लिए, पहले आधे घंटे पौने घंटे ये फाइनल अकाउंट का सवाल रहेगा, फिर उसके बाद कोई 1 घंटा तकरीबन ये IAS 12 का सवाल बन जाएगा। यानी IAS 12 के जितने सवाल हमने किए थे ना, उनमें PBT वो निकाल के देता था। आज पहले PBT निकालेंगे, पुरानी अकाउंटिंग करके अकाउंटेंट्स वाला काम करेंगे। अब इसीलिए मिक्स नहीं करना मैंने, तो मैं पहले सारा ए रिक्वायरमेंट करवा दूंगा और टैक्स वाली इम्प्लीकेशन को हम साइड में रखते जाएंगे। जब पूरा ए पार्ट कर लेंगे उसके बाद फिर उसको भूल जाएंगे और फिर बी को कर लेंगे, ठीक है। सजेशन पेपर के अंदर भी ऐसे ही है, अनलेस के पेपर छीनने वाले पहुंचे हों, तो आप दोनों काम साथ कर लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ मिंट लेमनेड एज ऑन 31 दिसंबर 2019। प्रिपेयर MLL's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। देखो बच्चों, बचपन वाली इनकम स्टेटमेंट इज ओवर नाउ। आपको मैं दिखाता हूं, कैफ 1 से अल्लाह करे मुझे मिल जाए। शायद किसी ने फॉर्मेट बता दिया हो, नहीं बताया होगा तो कोई मसला नहीं है, अब मैं बताने लगा हूँ। देखें जी, आपकी जो बचपन वाली इनकम स्टेटमेंट थी ना, वो कुछ इस तरह से होती थी, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, फिर यहाँ पर आप करते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, फिर कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते थे तो फिर GP आता था, फिर उसके बाद ऐड अदर इनकम 3-4 लाइनें खाली, फिर एक्सपेंस लिख के सारा सफ़ा खाली, दुनिया जान के एक्सपेंस वहाँ फेंकते थे और नेट प्रॉफिट निकालते थे। पर ये बचपन था, अब 55 है। अब आपने IAS 1 को फॉलो करना है इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाते हुए। और IAS 1 ये कहता है कि ये नहीं कि जो दिल करे वो फेस के ऊपर हो, आपने मोटे मोटे बस ये आइटम स्पेस के ऊपर शो करने हैं। कौन से? सेल्स। सिर्फ इसको देखें, ठीक है ना, मैंने ज़रा बनाया नहीं दोबारा, अभी ये बनाते हैं उधर आपके सवाल के लिए, ठीक है ना। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, एक लाइन आइटम, इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करना है तो भी नोट में करो। और इवन आप खरीद के नहीं बेच रहे, आप मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इंट्रो वाली बात वो भी बनाएंगे हम, यहाँ पे बनाएंगे, वो सारा कुछ आना है दोबारा इंट्रो वाला। तो आप अगर गुड्स बनाकर भी बेच रहे हैं तो वो वर्किंग तो बहुत लंबी होती थी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता था, उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता था, डायरेक्ट लेबर आती थी, फिर उसके बाद प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट, फिर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश, वो सब कुछ भी करना है ना। तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही लफ्ज़ आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। इसकी डिटेल कहाँ होगी? नोट्स में, वो बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। फेस के ऊपर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल GP लेस सेलिंग एक्सपेंस लेस एडमिन एक्सपेंस। ये वैसे ही ब्रेक लगा दी मैंने, नॉर्मली लगाते नहीं है, छोड़े ज़रा, मैंने उनके लिए लगाई थी, क्योंकि इनको ना सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, और फिर आम में इकट्ठा बोलें तो ठीक है ना। तो लेस सेलिंग एक्सपेंस, लेस एडमिन एक्सपेंस, लेस फाइनेंस कॉस्ट, लेस अदर एक्सपेंस, एड अदर इनकम, और बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आपको पता है टैक्स एक्सपेंस का नोट बनाते थे आप, जिसमें ऊपर टैक्स एक्सपेंस आता था और फिर रिकंसिलिएशन। तो वो जो टैक्स एक्सपेंस आता था वो ये फिगर आएगी आज यहाँ से, वो उस नोट से बन के आएगी, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर आपके OCI के अंदर ये अनरियलाइज्ड गेन्स वगैरह, यानी कि
आपके वो आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा सकते। FAR 1 में आपने पढ़ा था रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये FAR 1 वाली क्लास में मैंने ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं FVT OCI वाली इन्वेस्टमेंट्स का गेन जाता है नहीं जाता, ठीक है ना। तो यही चीज़ें, लेकिन उस तरह की इनकम स्टेटमेंट अब नहीं आप बना सकते जो बचपन में बनाते थे। इनकम स्टेटमेंट अब ऐसी बनेगी। फैक्ट्री के सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल में, एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिन एक्सपेंस में, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग वाले सेलिंग कॉस्ट, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट अलग, अदर एक्सपेंस अलग है। अदर एक्सपेंस में क्या पड़ा होता है, मैं फिलहाल तो सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो एक दो बातें। मिसाल के तौर पे आपने फिक्स एसेट बेचा, लॉस आ गया, उस लॉस को आप कहो जी फैक्ट्री का प्लांट था, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें, या एडमिन हेड ऑफिस का जनरेटर था, एडमिन में डाल दें, या सेल्स शोरूम की वैन थी, सेल्स वालों की डिपार्टमेंट की वैन थी तो सेलिंग में डाल दें। स्टैंड कहता है ऐसा ना करो। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट PPE का मतलब ही क्या है, हमने यूज के लिए रखा था इसे। तो यूज वाली चीज तो कई साल यूज करनी थी, अब बीच में कुछ हुआ और बेच दिया, या आग लगी जल गया, एबनॉर्मल डिस्पोजल, तो उस पर क्या आ गया, लॉस। अब अगर हमने उस लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग या एडमिन में डाल दिया तो पिछले साल से कंपेरेबल ही नहीं रहेगा। ये अनयूजुअल आइटम है। तो अनयूजुअल आइटम जो है वो अदर एक्सपेंसेस में हम रखते हैं। ऐसे ही मिसाल के तौर पे आपने फिक्स एसेट बेचा और गेन आ गया, उसको इधर नहीं लिखना सेल्स में, उसको कहाँ लिखना है, ठीक है ना। तो ये जरा थोड़ी सी क्लासिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी अब यहाँ पे आके। जा रहे हैं सर आप, वक्त डाल के हमें इतना कुछ पढ़ा देते हैं सर। अच्छा, तो ये जनाब हमारा फॉर्मेट है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट, फिर एड अदर इनकम लेस सेलिंग एक्सपेंस लेस एडमिन एक्सपेंस लेस फाइनेंस कॉस्ट लेस अदर एक्सपेंस। इसके अलावा कोई और लाइन आइटम आप नहीं रख सकते। का एक्सपेंस है ना कोई, तो आपने या इधर रखना है, या इधर या इधर या इधर, या नहीं कोई जगह मिल रही तो फिर इनकम है ना, तो या तो कोर एक्टिविटी वाली है, वो रेवेन्यू है, सेल है, या फिर, ठीक है ना, इसके बाहर नहीं। टैक्स अपनी जगह पे, तो इससे बाहर नहीं हम जा सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम आज मैंने आपको बनानी सिखानी है, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होगा यहां तक, पैट तक, और फिर OCI के अंदर आपके रीवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह अगर हुआ तो वो आएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट हमने फॉलो करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये फॉर्मेट पहले फॉलो कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जज़ाकल्लाह भाई, तेजियां चेक की। मिंट लेमोनेड, लो अपना मार्कर। सुबह वाली क्लास में एक लफ्ज नहीं लिखा मैंने मार्कर पे। मिंट लेमोनेड, जल्दी जल्दी ये फॉर्मेट बना ले, फिर सवाल आराम आराम से करेंगे, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, यार वैसे इधर ही कर लेते हैं, पहली दफा आपको गई ये कैसे। मिंट लेमोनेड, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम पूरा लिखना है आपने। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम पूरा लिखिएगा, SOCI नहीं लिखना, ओके। फॉर द ईयर, मेरा पेपर पास है, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड देख के बता दें सवाल से, 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2019। साकिब को बुला लेने के, मार्कर को जरा ताज़ा दम से दे दें, ठीक है जी। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होता है और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। वैसे मेरा मशवरा तो ये है कि हम थोड़ा सा ना ऐसे ही फॉर्मेट को पढ़ लें तो बेहतर है, सवाल को थोड़ा सा देख लें तो बेहतर है। चलो कोई एक्स्ट्रा चीज़ ही बच जाती है कि यार चलो कोई एक आधी चीज़ नहीं लिखेंगे, क्या ख्याल है? कौन सा टॉपिक है हमारा, कौन सा? चले ऐसे तरह गो थ्रू करते हैं। वैसे मैंने फॉर्मेट आपको दिखा दिया, पहले मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, फॉर्मेट पहले बना लेंगे, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे, रेलेवेंट चीज़ों को फेंकते जाएंगे, एंड पे जो ट्रायल की आइटम्स बचेंगी उनको उठा के इकट्ठा, ठीक है। आसान काम है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपने की हुई हैं, सिर्फ इस सवाल को संभालना सीखना है अब, ठीक है। तो परेशानी अगर किसी एडजस्टमेंट में हो भी तो परेशान होने की इजाज़त नहीं होगी, घबराना नहीं आपने, ठीक है। फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ मिंट लेमोनेड। अच्छा, ये ट्रायल में से भी एक्सट्रैक्ट किया उसने, यानी कि सारा ट्रायल नहीं है, तभी तो टोटल नहीं आ रहे डेबिट क्रेडिट। और दूसरी मुसीबत, डेबिट्स क्रेडिट्स इकट्ठे ही हैं, आपने खुद ध्यान करना है। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स का आपको पता होता है कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, डेबिट बैलेंस है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, और ओपनिंग है, और ओपनिंग है मतलब क्लोजिंग हम खुद निकालेंगे,
ठीक है। और नॉर्मली ये होते भी ट्रायल में ओपनिंग ही है, हम क्लोजिंग निकालते हैं एंड पे जाके डेटर्स के क्लोजिंग के ऊपर रेट लगा के, ठीक है। सेल्स हैं क्रेडिट नेचर की चीज़, ठीक है। दे दो ज़रा ब्लैक मार्कर भाई को 2-3, बस 3 वो कर लो तो काफ़ी। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पता नहीं एक्सपेंस है एसेट है, ये तो पढ़ेंगे तो पता लगेगा। आपको पता है रिसर्च तो सारी की सारी खैर एक्सपेंस ही होती है, डेवलपमेंट के अंदर कुछ हाँ परचेज भी हो सकती है, 100 चीज़ें। अभी तो ट्रायल ने सिर्फ बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंट्रो नहीं ना है। अब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आप बनाओगे लेकिन उसमें लीज भी आएगा ना, उसमें रीवैल्यूएशन आएगा तो अगले 2 कॉलम्स भी पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको IAS 38 भी मिलेगा ना। और मजबूरी है, क्या करें, अब ये सारा कुछ तो पढ़ लिया। IAS 41 आ जाता है, वो लेकर आ जाता है, साथ में मिक्स कर देता है, ठीक है। ये चीज़ें तो हैं। डिविडेंड रिसीवेबल एसेट होता है, ठीक है। और एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डिविडेंड इनकम, ये इनकम है। और वो ये इंशाल्लाह वो टैक्स में वो याद है आपको, एडजस्टमेंट्स की हुई हैं, याद है आपको। कुछ डिविडेंड रिसीव हो गया था, कुछ रिसीवेबल था, रिसीव हुए पे टैक्स लगा था, रिसीवेबल पे डेफर टैक्स में लगा था, दोनों का डिफरेंस लिया। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आ जाएंगी। मुझे कोई कंसर्न नहीं है ज़्यादा कि मैं अगला लेक्चर कंसोलिडेशन वाला नॉर्मल करवा सकूं या नहीं, पूरा हो ना हो, आधा हो जाए, मुझे कोई कंसर्न नहीं। आज कंसर्न सिर्फ ये है, ये सवाल हमने करना है, आराम आराम से करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बुलाना ये आज करवाने का मकसद ही यही है कि खुला टाइम हो, फिर जो टाइम है ये हो जाएगा, ये 1 घंटे में हो, 1.5 में हो, 2 में हो, 2.5 में हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखेंगे, दिल करेगा तो कंसोलिडेशन वाला लेक्चर कर लेंगे, नहीं तो कल भी डबल हो सकती है क्लास, इसको नहीं तेज़ कर सकता मैं, ठीक है। डिविडेंड रिसीवेबल है, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग, फाइनेंस कॉस्ट, डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन और डिविडेंड में क्या फ़र्क होता है? डिविडेंड ये है कि आपने भैंस को रखा हुआ है दूध के लिए, और कैपिटल गेन ये है कि वो भैंस ही बेच दिया आपने। शेयर्स को रखा हुआ है, डिविडेंड आता है। शेयर्स को बेचकर 50 का शेयर खरीदा, 55 का बेच दिया, ये 5 रुपये कैपिटल गेन। 50 का शेयर खरीदा था, पड़ा हुआ है, उसके ऊपर डिविडेंड मिल गया। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर अदर इनकम को और भी आ रही है, ठीक है। ये सारे आइटम्स हैं जी, सारे कोरे। उसके बाद ऐसे ही ज़रा एडजस्टमेंट्स को ज़रा चाती मारते हैं। पॉइंट 1 ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर एक बैलेंस पड़ा है जो राइट ऑफ करना है, प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है जी। अगली बात तो आपको पता है ना कि अभी नहीं पता, खबरदार टैक्स का नाम नहीं लेना अभी। हाँ। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ इंटरेस्ट है और ये है और वो है। अच्छा जी, बोरिंग कॉस्ट रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह हम। FAR 1 भी साथ ही चल रहा है FAR 2 के, ठीक है जी। वो तो हमने IAS 12 में ऑलरेडी कर भी लिया हुआ है, IAS 23, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब जाहिर है सिर्फ FAR 1 तो नहीं पढ़ी हुई। इंट्रो देखो, तरतीब चेक करो, इंट्रो, FAR 1, FAR 2। एडजस्टमेंट है किसकी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो कहता है प्रोजेक्ट इस दिन स्टार्ट हुआ, इस दिन क्राइटेरिया मीट हुआ, सारे रूल्स हम लगाएंगे इंशाल्लाह। अगली बात का आपको पता है भला? ऐसी कुछ चीज़ है ही नहीं। अच्छा, टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द, ये भी अब ना, ये भी वैसे उसी वक्त ही पढ़ेंगे जब हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वो टैक्स की ही कोई बात कर रहा है, ये टैक्स के हिसाब से ये है और वो है। हमें नहीं पता टैक्स क्या होता है, हम तो थोड़ी देर के लिए अकाउंटिंग की दुनिया में वापस चले गए। ऑफिस बिल्डिंग है कोई, वो या अगर रीवैल्यू हुई है, रीवैल्यूएशन आपको आती है और उसको टैक्स के साथ मिक्स करके भी अब आपको करना आता है। FAR 2 की रीवैल्यूएशन और FAR 1 की रीवैल्यूएशन में 2 कॉलम्स का ही तो फर्क है सर, ऐसे ही है। चीज़ें सारी आपको आती हैं, सिर्फ ना थोड़ा नर्व्स पे काबू रखना है, ऐसे खामा परेशान नहीं होना, ये क्या हो रहा है, वो क्या, ये कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ आपने किया हुआ है, सिर्फ आपकी नीयत थोड़ी सी सीधी होनी चाहिए। आप तो बिरयानी शानी खाई हुई है ना, बेहतरीन, सोन में नहीं देना। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन को पता नहीं क्या कह रहा है वो टैक्स के बारे में। आगे, कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ब्ला ब्ला एंड फलां फलां एंड ब्ला ब्ला। फिर एप्लीकेबल टैक्स रेट इज़ 32% एक्सेप्ट स्टेटेड। अब ये चलो पढ़ा रहे, क्योंकि मैंने जब रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करनी है तो 32% को यूज़ तो करना ही है ना, जनरल, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ख्याल में मैं सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, GP लिखूंगा, फिर सेलिंग एक्सपेंस भी लिखूंगा, एडमिन एक्सपेंस भी लिखूंगा, फाइनेंस कॉस्ट भी लिखूंगा। अदर एक्सपेंस कोई नज़र आया नहीं वैसे मुझे, तो अदर इनकम मिल जाएगा, तो डिस्पोजल हो सकता है ना हो, अगर आ गया तो फिर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं बना लेंगे तो खाली रह जाएगा, नहीं बनाएंगे तो सिर्फ लाइन एक आधी छोड़ दें, ठीक है। तो
एसओसीआई में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जिसके अंदर क्या आएगा जी, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ जाएगा इनके डिफरेंस से, ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद लेस अदर इनकम ऐड कर दें, चलो फिर ठीक है, लेस जाने दो, फिर अदर इनकम एंड पे ले जाएंगे, ठीक है। लेस एडमिन एक्सपेंसेस, पूरा एक्सपेंस लिख लेना। ये छोटी तो नहीं राइटिंग ज़्यादा, कैमरा वाले भाई ठीक नज़र आ रही है उस्मान। लेस सेलिंग या सेलिंग, सेलिंग एक्सपेंस। इसे एकदम से एक दुख सा महसूस हुआ, दो वाक़यात सेलिंग वालों से रिलेटेड ना, हाँ अल्लाह पाक बस जी। सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस फिलहाल ना लिखो, फाइनेंस कॉस्ट है ना, बाकी एक दो लाइनें वैसे ही छोड़ देंगे। यूनान वाले भी और दूसरे भी, सभी नुकसान तो नुकसान ही होता है। अच्छा जी ठीक है, सही है। उसके बाद एक आधी लाइन छोड़कर कोई और चीज़ ना आ जाए, ऐड, अच्छा वो इधर भी छोड़ सकते हैं, लाइन नीचे भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अदर इनकम बीच में आ जाए, बाद में एक्सपेंस मिले तो लिख देंगे, कोई मसला नहीं, कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं जी। कोशिश यही करेंगे कि इनके अंदर क्लासीफाई हो जाएं जो ऑलरेडी गिवन थे हेड्स, कोई नया ना बने, मजबूरी में आ गया तो फिर बना लेंगे, ठीक है जी। कर लें आप, ये अदर इनकम भी ऊपर ला सकते थे, सेलिंग ऊपर रख लें, एडमिन नीचे रख लें, नो इशू नो इशू। मकसद क्या है, इसके अलावा कुछ ना हो, हाँ बस सेल के नीचे कॉस्ट ऑफ सेल लिख के जीपी निकाले ना, ये आते जीपी के बाद है, इतना ख्याल रख लेना। इनकी तरतीब जो मर्जी करो, अदर इनकम इधर लिख ली, फिर आपने फाइनेंस कॉस्ट लिख लिया, फिर नॉर्मली ना फाइनेंस कॉस्ट को भी नीचे रखा जाता है, अदर इनकम भी नीचे, क्योंकि मैंने तो थोड़ी देर पहले ब्रेक लगाई हुई थी, वो क्या था, जीपी में से ये दोनों चीज़ें माइनस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, ये हमारे ऑपरेशंस का पार्ट है, जबकि लोन लेना, इंटरेस्ट देना, ये इसके लिए कंपनी नहीं बनाई होती, ठीक है। लोन लेना और लोन ना लेना, बल्कि फारिग पैसे पड़े थे, इन्वेस्ट करना और उससे इनकम कमाना, ये इसलिए कंपनी नहीं बनाई होती। फारिग पैसे थे तो इन्वेस्ट करके अदर इनकम आई, पैसे कम पड़े तो लोन लिया, फाइनेंस कॉस्ट पेगी, इसलिए इनको मैं कह रहा हूँ नीचे रख लो तो बेहतर है। ये ऑपरेशंस है हमारे, चीज़ खरीदने का खर्चा जीपी आ गया, फिर ये ऑपरेशंस और ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। खैर तरतीब फिर भी बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं प्रोफेशनली आपको ज़रा थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ कैसे बेहतर, ठीक है। अदर इनको में, ठीक है जी, तो यहाँ ब्रैकेट में करेंगे जो कुछ भी होगा। अच्छा, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस होगा, हाँ करंट डेफर्ड इधर नहीं करना आज, आपको पता है करंट डेफर्ड नोट के अंदर होता है, ठीक है, वहाँ से टोटल फिगर उठ के इधर फेस पे आएगी और रिकन्सिलिएशन वगैरह वही नोट में बनाएंगे लोग, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद क्या आता है जी, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, इसके अंदर अगर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस हुआ पीपीई का वो आ जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस ना हुआ बल्कि लॉस भी हुआ तो वो भी आएगा फॉर द ईयर। फिर फेयर वैल्यू रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व एफईटी ओसीआई वाला वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो ये आइटम्स अगर आ गए तो अच्छी बात है। और फिर ये पैट और ये ओसीआई के आइटम्स का टोटल ये जो बनेगा वो फिर देख लेंगे, ठीक है, टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। अच्छा, अब दो अप्रोचेज हैं जी। अप्रोच वन ये कि आप ट्रायल से फिगर्स उठा के यहाँ लिख लें गलत वाली और एडजस्टमेंट्स करते जाएं, और ऑप्शन टू ये है कि आप बस ठीक है फॉर्मेट बन गया इसको रहने दें, जो एडजस्टमेंट किसी फिगर ट्रायल वाली को हिट करे उसको आप ले आएँ और बाकी टिक करते रहें, और बाकी एंड पे फिर चेक कर लें ट्रायल में जो चीज़ें रह गई हों उनको उठा के बस पोस्ट करना है। तो क्या बेहतर है, पहला ट्रायल सारा पोस्ट करना को मुझे खास पसंद नहीं है, ठीक है। तो इंट्रो में तो जिस ज़माने में पढ़ाया करता था उस वक्त बच्चों को मैं ऐसे ही कहता था, बस ठीक है फॉर्मेट बनाओ, ज़रूरी इसलिए कि कोई भी चीज़ जो समझ आती है वो तो पहुँचे, तो फॉर्मेट को बनाना बस ज़रूरी है। उसके बाद फिर अब ये चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे पहुँचाते जाएंगे, ठीक है, ओके डन। चले शुरू करें जी काम। यार एक काम कर लें
ये छोटी मोटी वर्किंग्स के लिए ना ये रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने इनकम स्टेटमेंट ख़त्म करनी है ना, उसके बाद फिर वो करंट टैक्स की कैलकुलेशन भी वहाँ करनी है, फिर हो सकता है डेफर्ड टैक्स वाली कैलकुलेशन भी वहाँ पे करूँ। तो ये छोटी छोटी वर्किंग्स जो हैं, डेटर का लेजर, क्रेडिटर का लेजर हैं, एंट्रियाँ शेंट्रियाँ, ये इधर कर लेते हैं। उसके लिए आपको पता ही है हमारा वर्किंग वाला सफ़ा एक है। अल्लाह आपका भला करे। FAR 1 में तो था, आपका भी था तो सही। अनटाइटल्ड है ना, आपका नाम ही अनटाइटल्ड है इसका। अब ये याद कराना यार, इस क्लास के बाद इसको टाइटल्ड करेंगे, ठीक है, वर्किंग्स के नाम से। ये वैसे क्या है? अच्छा, टेस्ट, वो टर्म टेस्ट का क्वेश्चन 6 भी डिस्कस करना है कल इंशाल्लाह हमने। ओके जी, पेज नंबर 662 और क्वेश्चन नंबर 11 है फाइनल अकाउंट्स का मिंट वाला। मिंट मारो, ठीक है ना। इसकी वर्किंग्स यहाँ पे कल को देखनी पड़ती है कोई। चलो थोड़ा बह ना जाओ। उई यार, साकिब को बुलाना जरा, ये किसी ऑफिस पर, मेरे चाय ना रह गई उधर। मेरी चाय क्लास के बाद भी पी लेंगे यार, फिलहाल तुम क्लास देखते हैं ना, वो फिर एंड पे अब देखते हैं ना, अगर क्लास लंबी होगी तो फिर कुछ उस वक्त भी तो लगानी है ना रिश्वत। वैसे अफसोस की बात है, वैसे आप पढ़ना, आप लोगों ने फ़ायदा आप लोगों का है, रिश्वत उस्ताद लगा रहे होते हैं, पढ़ लो, मिन्नत कर ला, क्यों यार, इन्हें समझाया करो। ये क्या, अच्छा वो ओपन ही नहीं हुआ, ऐसे भी तो करना था, ये से भी तो करना था, ये से कराची से आए हैं हम। हाँ, ए से कर लेते हैं। ये तो कंसोलिडेशन खुल गई भाई, मुंह में शालिया हो तो फिर तो अच्छा है। मेरे दोस्त हैं तो मैं उनके साथ बात ही ऐसे करता हूँ कुछ है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स include a balance of 40 million which needs to be written off. MNL maintains a provision for doubtful debt at 5%। हाँ जी, मैं तो कहता हूँ ये एडजस्टमेंट रिवाइज कराने की कोई ज़रूरत है? फिर ये वर्किंग 1 शुरू करते हैं, ठीक है जी। ट्रायल के अंदर डेटर्स अवेलेबल हैं जी। अच्छा, ट्रायल में ना बहुत सारी चीज़, यार मेरी ना चाय रह गई है, वो ठंडी हो गई है, हो गई बल्कि। अच्छा जी, बात सुन ले। ट्रायल के अंदर, ट्रायल जो है ना, ट्रायल बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आएंगी, ये क्योंकि इंट्रो में पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा सा ज़रा टफ लगता है फाइनल अकाउंट्स को ऑब्जॉर्व करना, लेकिन कर लेंगे इंशाल्लाह हम। ट्रायल क्लोजिंग है, कोई बात नहीं, फाइनल अकाउंट्स पढ़ लेंगे, लेकिन वो ज़रा क्लास के बाद मिल लें ताकि कोई बेसिक बैलेंस शीट इनकम मानता आती है उनको, अगर वो आती है तो फिर ठीक है, बाकी तो कर ही रहे हैं जी। 31, लेकिन क्लास के बाद मिल लें जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई जी। 31 दिसंबर 19 का ट्रायल है, यानी क्लोजिंग ट्रायल है। अब क्लोजिंग ट्रायल के अंदर FAR 1 में थोड़ा बहुत पढ़ाई दिया जाता है, NPO के टॉपिक में, कैश फ्लो में थोड़ा बहुत बताया जाता है ट्रायल के बारे में, बाकी इंशाल्लाह यहाँ बात कर लेंगे। क्लोजिंग ट्रायल के अंदर हर चीज़ क्लोजिंग होती है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ओपनिंग भी होती हैं। उसमें एक चीज़ हमने आज देख ली, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इंशाल्लाह इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे डेफर्ड टैक्स आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट, वो भी ओपनिंग। इसी तरह से अक्यूमुलेटेड एप्शन नॉर्मली ओपनिंग, रिटेन्ड अर्निंग्स नॉर्मली ओपनिंग। उसकी वजह क्या होती है, पूरा साल इनमें कुछ नहीं होता, पूरा साल प्रोविजन के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, साल के एंड पे डेटर्स को पकड़ते हैं और उन पे प्रोविजन का रेट लगाते हैं और क्लोजिंग प्रोविजन उस कैरी डाउन, उस लेजर का कैरी डाउन बना लेते हैं। ऐसे ही डेफर्ड टैक्स की एंट्री हम साल के एंड पे खड़े होकर कर रहे होते हैं, एक बार क्लोजिंग्स निकालते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट निकालते हैं, क्लोजिंग बनाते हैं और एक्सपेंस बैलेंसिंग निकालते हैं। तो ट्रायल, क्लोजिंग ट्रायल के अंदर ज़्यादातर चीज़ें क्लोजिंग ही होती हैं, लेकिन कुछ एक ओपनिंग होती हैं। अब कौन सी चीज़ें मैंने कहा ओपनिंग होती हैं, मैंने मिसाल के तौर पे फ़िलहाल सिर्फ 2 चीज़ों का नाम लेना है, ठीक है, 2 चीज़ें फ़िलहाल, 3 कर लो, 3 चीज़ें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉर्मली ओपनिंग होता है, प्रोविजन फॉर ये टैक्सेशन, चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट हो गया,
नॉर्मली ओपनिंग पड़ा होता है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉर्मली ओपनिंग पड़ा होता है, हम साल के एंड पे एंट्रीज करते हैं इसकी, ठीक है ना। लेकिन क्या क्लोजिंग ट्रायल के अंदर कैश का बैलेंस भी क्लोजिंग हो सकता है, ओपनिंग हो सकता है? क्या कैश का बैलेंस कभी ओपनिंग हो सकता है? तो मुमकिन ही है। सेल्स ओपनिंग, सेल्स तो ओपनिंग होती ही नहीं है, ठीक है। अर्ज़ ये है कि जिन अकाउंट्स के अंदर सारा साल एंट्रीज पड़ती रहती हैं, जैसे डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, कैश हो गया, ये अकाउंट्स के बैलेंसेस हमेशा क्लोजिंग होंगे ट्रायल में। क्लोजिंग ट्रायल के अंदर इन अकाउंट्स के बैलेंसेस हमेशा क्लोजिंग होंगे। और जिन अकाउंट्स के अंदर कभी कभार एंट्री पड़ती है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, जैसे डेफर टैक्स हो गया, साल के एंड पे एक ही बार एंट्री करते हैं, तो वो हमेशा पकड़ना नीचे से, वो हमेशा ओपनिंग नज़र आएंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे लिखवा दूंगा। फिलहाल तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं हो सकते। इस ट्रायल में बहुत सारी चीज़ें क्लोजिंग होंगी, कुछ एक ओपनिंग होंगी, ठीक है। वैसे उसने बताया नहीं है, लेकिन क्या ट्रेड रिसीवेबल साल के एंड पे आपको ट्रायल में नज़र आए तो क्या वो ओपनिंग हो सकते हैं? ओपनिंग नहीं हो सकते, सारा साल उनमें एंट्रीज पड़ती रहती हैं, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये क्लोजिंग है। अब अगली बात, ये ओपनिंग नहीं हो सकते लेकिन गलत तो हो सकते हैं। इसका मतलब ये अनएडजस्टेड हो सकते हैं, गलती हुई तो इनको एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेड रिसीवेबल्स 1200 नज़र आ रहे हैं। वो कहता है ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड, अच्छा ये बड़ा मज़ा होता है फाइनल अकाउंट के सवालों में। एडजस्टमेंट के अंदर उसने क्या लफ्ज़ लिखा है? ट्रेड ना ट्रेड रिसीवेबल्स, और ऊपर ट्रायल में एग्जैक्ट यही लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स। इस तरह की एडजस्टमेंट होती है फाइनल अकाउंट्स। क्या कह रहा है? 1200 में शामिल है ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड? अ बैलेंस ऑफ 40 मिलियन, अच्छा जी 40 मिलियन इसमें शामिल है, विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, जो कि राइट ऑफ होना चाहिए था, हुआ नहीं है तो अब करना पड़ेगा। इसका मतलब जब करेंगे तो एडजस्टमेंट हो गई ना। अच्छा, ऐसे ही यार थोड़ी सी रिवीजन कर ही लें। मिसाल के तौर पे डेटर्स मेरे पास पड़े हैं, ब्रॉड डाउन में डेटर 100 रुपये के पड़े, ठीक है जी, और प्रोविजन मेरे पास आ रही है ब्रॉड डाउन के अंदर 10। अब मैं कहता हूं जी 4 रुपये के डेटर्स राइट ऑफ करने हैं, करो। एंट्री क्या सिखाई है आपको? रिवाइज करवाया हुआ है। प्रोविजन को 4 रुपये से डेबिट करके डेटर्स को क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते थे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, और यहाँ पे भी लिखते थे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है जी। क्लोजिंग कितना आ गया? सेल्स भी कोई होंगी, क्लोजिंग लेट से 200 है, मुझे इससे क्या, ठीक है ना, सेल्स भी होंगी, क्लोजिंग क्या है 200, ओके। अच्छा, अब प्रोविजन जो है वो 200 के ऊपर लेनी है, लेट से 10% है, कितना? 20 रुपये जी। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होती थी? बैड डेट एक्सपेंस, जो प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे जाती है बैलेंसिंग फिगर, जिसको कितना है वैसे, जिसको कहा जाता है, अब आप बड़े हो गए हैं कि इसको सेलिंग एक्सपेंस में डाला करें, ये भी साथ साथ अब देखना पड़ेगा ना। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग आज से कोई 3-4 साल पहले तक, 5 साल पहले तक लोगों का ये रवाज था कि इसको एडमिन में डाल देते थे, लेकिन फिर अकाउंटेंट्स ने ये कहा कि यार जिसने ये उधार पे सेल क्यों की जाती है? सेल बढ़ाने के लिए। उसका फ़ायदा कौन लेता है? सेलिंग डिपार्टमेंट। तो जानबूझ के तेज़ सेल तो उन्होंने की उधार पे, ध्यान से उन्होंने ना देखा, एडमिन वालों का क्या कसूर है, तो इसलिए सेलिंग एक्सपेंस ही होता है ये, ठीक है। खैर ये थोड़ी सी हमने रिवीजन कर ली, ठीक है। इसमें अब एंट्रीज ज़रा रिवाइज कर लें। एंट्री 1 बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पर सेलिंग एक्सपेंस के अंदर 14 गया है, इसकी एंट्री क्या बनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट। ये थोड़ी सी हमने रिवीजन की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ठीक है। अच्छा, तो आते हैं अब अपने सवाल की तरफ। हमारे पास ओपनिंग नहीं, डेटर क्लोजिंग पड़ा है, ठीक है, हाँ, लेकिन ये अनएडजस्टेड कह के, क्योंकि इसमें एक 40 रुपये पड़े हैं जो नहीं होने चाहिए थे, राइट ऑफ करने चाहिए थे, वो कर लेते हैं अभी। तो डेटर्स अब एडजस्टेड लिख लो यार, वर्किंग जो है इस पर DRS भी लिख दो, चलेगा। हाँ, इधर मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, अनएडजस्टेड कैरी डाउन कितना है जी? 1200 जी। अब जरा अपनी सवाल के एडजस्टमेंट पे आ गए, अब एकदम से स्लो हो जाए ना थोड़ा सा जी बच्चों। अब ये क्लोजिंग है, ये नहीं कहना कि सेल्स आएगी तो इधर डेबिट करेंगे और फिर कोई कैश आएगा, तो वो सब कुछ हो चुका हुआ है। ये क्लोजिंग था, हमने दोबारा उठा के इसको रखा है, इसमें कोई गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है?
गड़बड़ ये है कि इसमें 40 मिलियन पड़ा है जो नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ है, यानी राइट ऑफ नहीं हुआ, उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो फिर प्रोविजन का लेजर भी ओपन कर लेते हैं साथ ही, ताकि हम अपनी डबल एंट्री कर सकें। उसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, भूला हुआ हूँ मैं कि ये कोई वो सवाल है, वो टैक्स चेक्स का कोई सवाल है, चक्कर ही कोई नहीं, हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, बल्कि इंट्रो में चले गए हैं वापस। ठीक है, अब मुझे बताओ एंट्री क्या होगी? बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री बोलो। प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, यहाँ पे लिख लो बैड डेट रिटर्न ऑफ, और यहाँ पे भी लिख लो बैड डेट। ये नहीं जाते प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, ये नहीं जाता प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अगली बात वो कहता है MML मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, और यहाँ पर वो कह रहा है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ये 1 जनवरी का है, मतलब ओपनिंग है। ओपनिंग कितना आ गया? 1 जनवरी 19 का ओपनिंग 44। अब ये ओपनिंग है, ब्रॉड डाउन लिखा है मैंने, इस पर अनएडजस्टेड कैरी डाउन नहीं लिखा। कितना? नहीं, ये 44 है ना, ठीक है, अच्छा ये 40 है, सॉरी। बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट प्रोविजन में और डेटर में क्रेडिट। अब ये गलती सही करने के बाद एडजस्टेड कैरी डाउन कितना आया डेटर्स का? कितना? 1160। अब इस 1160 पे वो कहते हैं कि ये प्रोविजन क्रिएट करते हैं 5%, तो हमने यही सीखा हुआ है। ठीक है, ये कैरी डाउन एडजस्टेड नहीं, पहली बार निकल रहा है 58। समझ में आती है बात? ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर बताओ कितनी आ रही है? 54। इसको कहेंगे हम बैड डेट एक्सपेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में सेलिंग एक्सपेंस में हम फेंकेंगे। ठीक है, कितना? 54। अब दिल तो आपको पता है क्या कर रहे हैं, टैक्स वाली एडजस्टमेंट खोलें, बल्कि हमें तो पक्का पता है कि टैक्स वाले क्या कहेंगे, यार इसको उल्टाओ। वेरी गुड, लेकिन ये साथ साथ तब करने की ज़रूरत है जब पेपर छीनने वाले आए हों, पीबीटी ना आए। अभी भूल जाओ कि टैक्स वाले क्या कहते थे, ये मेरा मशवरा है। और अगर एंड हो बिल्कुल, आप कहते हो कि यार वो नंबर भी खींच लें, तो फिर आसान है, फिर क्योंकि साथ साथ ना फिर समझ नहीं आता आपको कि अभी ये किया फिर वो उलट कर रहे हैं, इसलिए भूल जाओ टैक्स वाले। मैंने ब्लैक कर दिया टैक्स को। ठीक है, अब सिंपल काम है, सिंपल इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। एक चीज निकली है जो चेक कर लेते हैं, ये डेटर्स जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में, ये बैड रिटर्न ऑफ जाएंगे, अब नहीं जाते, इधर से होके रूट होके और फिगर जा रही है। ये क्लोजिंग जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में, ये ओपनिंग इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये जाएगा ना 40 इनकम, ये क्लोजिंग जाएगा ना, बस रह जो गया वही जाएगा। फिर बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में सेलिंग एक्सपेंस है, तो अच्छा सेलिंग एक्सपेंस को भी अब उठा ही लेते हैं, फिर सेलिंग एक्सपेंस को उठा के ले जाते हैं, इस तरह से कर लेना। ये दोनों तरफ यही खुला हुआ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये क्या चक्कर क्या है, ये मैंने वर्किंग इधर कर दी है, कॉपी पेस्ट कर लें या यहीं पड़ी रहती है, लेकिन अब तो इसको ले ही जाते हैं। ये वर्किंग वाला अनटाइटल्ड पेज जो है ना, इधर करनी थी। चलो जी, हो गया काम, हो गया, ठीक है, अब ठीक हो गया। अच्छा ये सवाल सामने रखना था ना, असल में तो हमने जिस वजह से मैंने वो ओपन किया था 200 क्या है जी, फेस पे पड़ा हुआ सेलिंग एक्सपेंस। अब देखो ना, इसमें एडजस्टमेंट आ गई ना, तो मैं ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लेता हूँ। नोट्स नहीं रिक्वायर्ड इस सवाल में ना, बड़े हो रहे हैं अभी, हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो हम ये ब्रैकेट्स में काम नहीं किया करेंगे, ये जाके नोट्स में करेंगे। पर डिफरेंट सवालों में डिफरेंट रिक्वायरमेंट, कभी वो नोट्स मांगेगा तो हम फेस को कुछ नहीं कहेंगे, कभी वो नोट नहीं मांगेगा तो हम यहाँ फेस पे ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ कर दिया करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 200 एज पर ट्रायल। ठीक है, अब जी प्लस के माइनस एक्सपेंस, ठीक है। उन्होंने प्रोविजन क्रिएट नहीं की, ये हमें पता चला ट्रायल के अंदर प्रोविजन के साथ ओपनिंग लिखा हुआ था। उन्होंने कहा डेटर में से एक
40 का रिटर्न ऑफ करना है, नहीं किया हो हमने, वो भी किया। फिर एडजस्टेड कैरी डाउन के ऊपर हमने प्रोविजन लगाई, और अब ये एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कितना? 54 प्लस या माइनस? 54। डन। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट। चलें आगे। एडजस्टमेंट नंबर ये साथ टिक भी कर दिया कि ये उठा लिया। अब जब एंड पे रह जाएंगे ना जो, उनको उठा के बस फेंक देंगे। ठीक है, चलें आगे। बैड, हाँ प्रोविजन भी उठा लिया, डेटर को भी उठा लिया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी उठा लिया। ठीक है, ये 3 फिगर्स हम यहाँ से उठाकर ले गए। चलें आगे। ओके, एडजस्टमेंट 1 इज ओवर। मुश्किल लगी? अगली भी नहीं लगेगी, अगली आप ही कर दें। चलें, 1 मिनट देता हूँ आपको। यार पानी नहीं पूछते आजकल, तुम है ही कोई नहीं। आज है ही नहीं, पानी मंगवा दो, पानी। मंगवाते यार एक तो IS 23 मुझे लगता है भूल गए आप। हमने एक बिल्डिंग बनानी शुरू की, उस पर को मटेरियल लेबर वगैरह लगी, उस पर 300 रुपये लगे। एंट्री क्या सीखी हुई है? CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, बस ठीक है, ठीक है यार, आराम से बैठ जाओ। CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, आपने ये बिल्डिंग जो बन रही है इसके लिए आपने एक लोन लिया और उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट करेंगे? नहीं, आपने एक लोन लिया इस बिल्डिंग के लिए, उस पर इंटरेस्ट पे किया, ये क्वालिफाइंग एसेट है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट नहीं, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। यही तो IS 23 रिवाइज करा रहा हूँ, 50 से और 50 से। ठीक है जी। एक और चीज़ भी होती थी, आपके पास कोई सरप्लस पड़ा हुआ है, आपने उसे इन्वेस्ट किया और 30 रुपये, 4 रुपये काफ़ी हैं, 5 रुपये काफ़ी हैं, इतने 30 रुपये, इसकी इनकम कमा ली। अब इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ये भी क्या होती थी? CWIP क्रेडिट। हाँ, कर देते थे हम नेट। हम कहते थे कि इस 50 को ऐड करना है, इस 4 को लेस करना है, तो करो ही क्या, इनको नेट करो और 46 का एक्सपेंस आप ऐड कर लो CWIP। ऐसे ही होता था ना। चलें, ये मैंने कहा ज़रा रिवाइज कर लें। आए अपने सवाल पे यार, छोड़ें, किधर चले गए थे। इधर वर्किंग थोड़ी हो रही है, तो बस वैसे ही आपकी रिवीजन चल रही है बचपन की। 55 में आके मेरा 55 तो अभी नहीं आया, आपका होगा। नहीं आना, मेरे लैपटॉप तो ज़रूर आ गया। गिरे, निकले ही नहीं। अच्छा जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड्स इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट पड़ा है इसमें, क्या गलती है इसमें? ऑफ 84 ऑन स्पेसिफिकली एक्वायर्ड बैंक लोन ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, गलत है। CWIP में पड़ा है वो इंटरेस्ट, 84 मिलियन का वो इंटरेस्ट जो एक ऐसे बैंक लोन पर हमने पे किया जो स्पेसिफिकली एक्वायर किया था। इसमें तो कोई गलती नहीं है, होना भी चाहिए था। However, interest of 16 million earned by investing surplus funds available from the bank loan has been included in अद्दा तितर अद्दा बटेर। ठीक है जी, इन्होंने आधी तो एंट्री सही कर दी, एक्सपेंस वाली तो सही कर दी, लेकिन इनकम वाले दिन छुट्टी की हुई थी अकाउंटेंट ने, उसको पता ही नहीं लगा कि इन्वेस्टमेंट इनकम को अगर आप कमाएं तो उसको माइनस भी करना होता है। जज़ाकल्लाह भाई। ठीक है, तो अब ज़रा ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्री करें इसकी 84 की। 84 की ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्री करें। 84 की गलती नहीं है, तो गलती किसकी है? कर ले तो कर ले, कर ले मेरा बेटा, कर ले। 16 का अकाउंट नहीं करना तो जुबानी था, लेकिन चलो पहला दिन है, बड़े अरसे बाद आपने फाइनल अकाउंट देखा है वर्किंग। अच्छा, इतनी को तस्वीर आ जाएगी कि इसको ज़रा और भी छोटा कर दें तो ऐसे ही है ना। चलो वर्किंग 3 फिर इधर कर लेते हैं।
जी, ओरिजिनल ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी इस इंटरेस्ट की। भाई 84 बिल्कुल ठीक पड़ा है। मसला किस में है? 16 में। 16 की एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट CWIP क्रेडिट कितने से, लेकिन पाइन ने क्या किया? हाँ जी, वरॉन्ग क्या हो गया? अब देखो इंट्रो FAR1 सारा कुछ ही चल रहा होता है, यहाँ पे आके FAR2 में रॉन्ग क्या हो गया जी? कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट 16 रुपये। कुछ और भी अदर इनकम पड़ा होगा, लेकिन 16 ये पड़ा है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करेंगे? भाई कैश डेबिट होना तो हो गया, कैश को तो वो गलत करता नहीं है। CWIP को क्रेडिट करना था, अदर इनकम क्रेडिट कर दिया है, तो अदर इनकम को गलत क्रेडिट किया था, सही करने के लिए डेबिट करो और CWIP को अच्छा, तो अदर इनकम डेबिट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। अब इस पूरी एंट्री में देखो, असल में ना इस सवाल में मज़े की बात ये भी है कि हमने बनाना सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को बनाना होता तो फिर CWIP बैलेंस शीट में जाता, PPE के बाद नज़र आता, उसको 16 से सही भी करते। जितनी अमाउंट उसने दी हुई है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की, इसका क्या करें? इसका कुछ भी नहीं करना था, ये सिर्फ परेशान करने के लिए दी हुई थी। बैलेंस शीट बना रहे होते तो हम कहते 910 में से 16 माइनस करो और सही वाले CWIP को PPE में शो, नॉन करंट एसेट्स में शो करो, लेकिन कोई इसकी ज़रूरत है हमें? नहीं ज़रूरत। ठीक है, चलें अब अगली इसका मतलब कैश छोड़ो, CWIP छोड़ो, कैश छोड़ो, रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर CWIP को छोड़ो, चाहिए क्या? अदर इनकम को डेबिट करना है, मतलब इनकम डेबिट मतलब कम ना, कम करनी पड़ेगी। जो इनकम पड़ी है वो सही नहीं है, अब ट्रायल वाली अदर इनकम को ले जाओ। चल भाई आ तेरे जिन कड्डा। कितना है जी? किसका लेजर? अदर इनकम। मैंने पहले सेलिंग एक्सपेंस का लेजर ओपन किया है, ये लेजर ही है, ये मैंने उसमें अनएडजस्टेड कैरी डाउन लिख दिया है, इसकी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, लेजर ही तो है मेरे दोस्त। डेटर का इसलिए बनाया था, ज़रूरत उसकी भी नहीं थी, वो भी आप ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट, करना चाहो तो थोड़ा सा। ठीक है, डेटर एडजस्टेड वाले लेके प्रोविजन निकाल लेते, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ज़रा कर दिया, अब यहाँ तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लेजर ही है। अनएडजस्टेड बैलेंस ट्रायल वाला उठाकर लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितना है? 36। इसमें अब एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ठीक है, डेबिट या क्रेडिट, तो अदर इनकम है, क्रेडिट नेचर की चीज़ है, इसके ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है। अब इसको मैंने क्या किया? डेबिट मतलब माइनस, कितने से? 16 से। तो ये लेजर बन रहा है अदर इनकम का। ओके, अच्छा अच्छा, लो भाई, क्या चीज़ और उठा लिया आपने? 36। ठीक है, CWIP को मत, उसको तो छोड़ो ना, बस इसको तो कुछ नहीं करना, उठाना नहीं है, बस को क्रॉस कर दो। जी स्टूडेंट, नहीं नहीं, नेट इम्पैक्ट इसका सही नहीं है ना। आपने एक चीज़ को इनकम बनाया हुआ है, एक्सपेंस तो बनाना ही नहीं था ना उसको। इनकम आप कह रहे हो कि उन्होंने इनकम रिकॉर्ड किया हुआ है, नहीं, उसको इनकम रिकॉर्ड नहीं करना था, उसको एसेट में से कम करना है। ये दूसरा इम्पैक्ट बैलेंस शीट के अंदर पड़ रहा है। CWIP सही होकर 800 कितना बन रहा है? 894 बन रहा है। एसेट कम हो रहा है और इनकम भी कम हो रही है, यानी कि ये एसेट को हमने कम किया था। चल छोड़ यार, नेट इम्पैक्ट को छोड़ दो। इधर देख मेरा दोस्त, ये एंट्री कितने गई यार? एंट्री वर्किंग वाले सफ़े पे, ये एंट्री देखो, गलतियां शलतियां छोड़ मेरा भाई, ये बता दे रेक्टिफिकेशन में क्या हो रहा है। एक इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ रहा है, एक इम्पैक्ट दूसरा भी प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ रहा है, नहीं। अच्छा, इवन नेट भी हो रहा होता है, ऐसी चीज़ होती है, ऐसी एडजस्टमेंट होती है कि एक तरफ इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, एक्सपेंस फिर भी शो करना था, क्योंकि वो फिगर तो गलत है ना। अगर एक चीज़ आपने, मिसाल के तौर पे आपने सेल की फिगर अदर इनकम में जो है सेल में डाली हुई है, तो क्या करना है? सेल से निकालना है, अदर इनकम में रखना है। इसके भी नंबर हैं, क्योंकि सेल की फिगर भी गलत है, अदर इनकम की भी गलत है। इसको तो छोड़ ही दो ना, नेट इम्पैक्ट। कंसोलिडेशन से निकल आओ भाई। हो यार मेहरबानी, कंसोलिडेशन नहीं, आज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। अभी हम यूफोन के अकाउंटेंट हैं। ओके, यूफोन तुम ही तो हो। अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर 3 आप करें, मैं अब ज़रा चाय चू पी लूँ, मुझे लगता है दूसरी बार ठंडी होगी। चलो आप ठंडी पी लगता है, गाल ना कट रहन दे, तो फिर अगली एडजस्टमेंट शुरू हो जानी।
क्या लगता है 4 बजे तक कर लेंगे ये सवाल हम इंशाल्लाह? हो गया? अच्छा चलो ओरिजिनल एंट्रीज कर दो, फिर देखते हैं बाकी काम। होना क्या चाहिए ज़रा वो तो रिवाइज कर लेना, देख लेंगे और उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, या कुछ किया है या कुछ नहीं किया, या गलती है या वैसे ही है बस एडजस्टमेंट, वो बाद में देखेंगे। पहले ज़रा रिवाइज तो कर लें अपना IS 38। जी वर्किंग नंबर 4। मैं कह रहा हूँ आपसे कि ओरिजिनल एंट्री फरमा दीजिए सवाल पढ़ के। जी बच्चों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स, अगेन वही वाली खूबसूरती देखें सवाल की। यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और यहाँ वो उसके बारे में कुछ बता रहा है तो एग्जैक्ट वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स के ये टोटल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें क्या कुछ है वो सारा कट्ठा चट्ठा खोल के रख रहा है इसका, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट स्टार्टेड ऑन 1 फरवरी 19। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वॉज मेट ऑन 1। तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया किस दिन मीट हो रहा है? 1 मई को, यानी फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीनों का एक्सपेंस बनना चाहिए था। द प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर, और मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 6 महीनों के खर्चे जो हैं इंटेंजिबल बनने चाहिए थे, और फिर नवंबर दिसंबर 2 महीने अमोर्टाइजेशन होनी चाहिए। यही IS 38 में पड़ा हुआ है। It is estimated that life of new product 5, it may be assumed that all costs are incurred 1 फरवरी से लेकर 1 मई तक की कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करना है, 1 मई से 31 अक्टूबर तक इंटेंजिबल बनाना है, और फिर इंटेंजिबल को 2 महीने अमोर्टाइज करना है क्योंकि 31 अक्टूबर पे वो कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, फिर मैं इधर वर्किंग करने लगा सी जी। तो दानिश भाई एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट, पहले एक्सपेंस दे 2 महीने ने, ठीक है। एक्सपेंस डेबिट 180 है, ये कितने महीनों का खर्चा है? एक, हाँ 12 महीने नहीं लेने होते थे, याद करें। 1 फरवरी को ये काम शुरू हुआ है। अब देखो सारा पढ़ा हुआ हमेशा ही काम देता रहता है, ठीक है। अभी तो इंट्रो वाला भी फायदा दे रहा है आजकल, तो बैड डॉटफुल डेट भी आजकल तो फायदा दे रहे हैं। 1 फरवरी को 1 फरवरी को काम शुरू हुआ, 31 अक्टूबर को काम खत्म हो गया, तो फिर नवंबर दिसंबर 2 महीने आखिरी भी कोई नहीं लेने और 1 जनवरी भी नहीं लेना, ठीक है। 1 फरवरी से 31 अक्टूबर तक 9 मंथ्स हैं टोटल जिनमें ये कॉस्ट इनकर हुई हैं। तो ये कॉस्ट 9 मंथ्स की हैं, इनमें से 3 मंथ्स फरवरी मार्च अप्रैल ये 60 चला जाएगा एक्सपेंस में, बाकी इंटेंजिबल। अच्छा करना है तो कर लो, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि एक मुनासिब तरीका होता है कि अब बैलेंसिंग निकाल लिया करो आप। बाकी कितना बचता है? वो कैसे निकला है? 180 6 बटा, और बाद में यार वो कोई मसला नहीं है, नज़र आ रहा है। वैसे भी मेरा दिल तो यही था कि हम बैलेंस, पर्चे के अंदर आप बिल्कुल शॉर्टकट्स यूज़ करें। पर्चे में ये वर्किंग थोड़ी करेंगे ऐसे, पर्चे के अंदर तो जो अभी रेक्टिफाइंग एंट्री जो भी करना है वो डायरेक्ट करेंगे, वर्किंग भी छोटी मोटी फेस पे कर देंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ये तो समझाने के ज़माने में तो हर चीज़ खोल खोल के बयान की जाती है, ठीक है जी। 6/9 कितना? 120, और कैश कितने से? 180। अब और क्या करना था? और अमोर्टाइजेशन भी होनी चाहिए थी। अभी पता नहीं उसने क्या किया, एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट इनटेंजिबल क्रेडिट। अब कितनी कॉस्ट है इसकी? 120, और लाइफ कितनी सवाल ने बताई है? 5 × 2/12 कितना बना? 4 रुपये से एक्सपेंस डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है जी। अच्छा अब बच्चों फाइनल अकाउंट जो है ना, फाइनल अकाउंट, इसका एक बड़ा मसला है
मज़ा भी कह सकते हैं, मसला भी कह सकते हैं, जो जैसे समझे। कभी कभार फाइनल अकाउंट के सवालों के अंदर वो यूं मुंह से बोल के नहीं बताएगा कि ये गलती हुई पड़ी है, बल्कि ट्रायल का मुंह चीख रहा होगा। ट्रायल का मुंह, वो खुद नहीं बोलेगा मुंह से, बल्कि ट्रायल का मुंह बोलेगा। ट्रायल का मुंह बोला, ट्रायल का मुंह बोला सबूत, ट्रायल के मुंह के ऊपर लिखा होगा गलती हुई हुई है। क्या मतलब? जिंदगी में कभी आपने इस नाम का कोई एक्सपेंस देखा भी है? रिसर्च है, चंगी है, माड़ी है, डेवलपमेंट है, अच्छी है, क्या है, चक्कर क्या है भाईजान, ये क्या किया है? अगर आप कहो कि उसने ये ओरिजिनल एंट्री की हुई है तो फिर इंटेंजिबल भी दिखता। चलो अमोर्टाइजेशन तो मैंने माना, अमोर्टाइजेशन एडमिन में छुपी पड़ी है, लेट्स से ये अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एडमिन में ही जाता है, ठीक है ना। तो आप कहो जी अमोर्टाइजेशन तो उसने छुपा ली है, लेकिन फिर इंटेंजिबल तो नज़र आता ना। और बोलो ठीक है जी, जो बाकी एक्सपेंस है रिसर्च वाला वो एडमिन में चला गया, ठीक है चला गया, इंटेंजिबल कहाँ है? इंटेंजिबल तो रिकॉर्ड हुआ होता ना, ट्रायल के फेस में नज़र आता। रेलिवेंट चीज़ें तो उसने सारी दी हुई है ना। बोलो, ट्रायल का फेस बता रहा है कि उनको नहीं समझ लगी इंटेंजिबल और एक्सपेंस वगैरह, उसने तो बस एक नया ही हेड ओपन किया। शुक्र है कहीं छुपाया भी नहीं उसने, बल्कि उसने एंट्री क्या पास कर दी, इधर करना है, उसने एंट्री क्या की है। ये इस तरह की एडजस्टमेंट आपको फाइनल अकाउंट के सवालों में मिलेंगी, ट्रायल के फेस से ही पता लग जाया करेगा। आपने एक सवाल FAR 1 के अंदर शायद चेंज इन इक्विटी के अंदर किया, जिसके अंदर शेयर सब्सक्रिप्शन मनी आ रहा था 420 ट्रायल में, वो FAR 2 का सवाल था। वो एडजस्टमेंट भी आप देखेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगियों में, ठीक है। ट्रायल के फेस से गलती पता लग जाती है कि इसने क्या किया हुआ है। हम एक सवाल करेंगे जिसके अंदर उसने लिखा होगा रेंट एक्सपेंस, और नीचे जाके बोला होगा ये रेंट एक्सपेंस दरअसल रेंटल पे किया एक लीज थी। अब ट्रायल का मुंह बता रहा है लीज के अंदर तो राइट ऑफ यूज़ करना होता है, और लीज लायबिलिटी और पता नहीं क्या कुछ गलती ट्रायल के मुंह से पता लगा करती है। ये भी ट्रायल के मुंह पे लिखी हुई गलती है। ट्रायल के मुंह पे लिखा हुआ है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बस ये लिखा हुआ है ना, R&D डेबिट 180। ये ना कहना कि जी हमें तो सवाल ने ऐसी बात नहीं की हुई कि उसने R&D डेबिट कैश क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ओके। तो R&D 120 जो है वो कह रहा, 180 जो है वो कह रहा है कि इसमें पड़ा है खर्चा। अब जब हमने रूल्स लगाए तो इसका मतलब वो कह रहा है 180, ये 180 में ये सारी कहानी है। हम कह रहे हैं अगर ये सारी कहानी थी तो फिर ये 180 तो ना दिखता, ये दिखता 120 और 60। 120 इंटेंजिबल में 60 चलो ना भी दिखता, किसी एक्सपेंस में छुपा पड़ा होता, 120 तो दिखता। लेकिन वो कह रहा है कि R&D ये है, तो फिर उसने गलती की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब दो तरीके हैं जी, बड़े हो गए अब हम चूंकि, तो हम दूसरे की तरफ भी जा सकते हैं। बचपन में हमने, क्योंकि बचपन में ना FAR 1 के अंदर वो करेक्शंस मांग लेता है, कहता है करेक्टिंग एंट्रीज करो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम बड़े हो गए हैं, हमने फाइनल अकाउंट का सवाल करना है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम ओरिजिनल एंट्री जो होनी होती है वो पास कर देते हैं, ठीक है। 60 को हम कहाँ ले जाएंगे, एडमिन एक्सपेंस, आप बोलो ना, पता है प्रॉफिट एंड लॉस जाना है कहाँ पे, एडमिन एक्सपेंस में। 120 को कहाँ लेके जाना था, बैलेंस शीट में, पर वो बना नहीं रहे। उसके बाद अमोर्टाइजेशन 4 रुपये की कहाँ चली जाएगी, ये भी एडमिन एक्सपेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल जो होना चाहिए वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ओहो एडमिन आ गया, मुबारका 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 मुबारका, एक और फिगर उठी ट्रायल से, जा रही है फेस पे। तो ये आप पहले भी लिख सकते थे ब्रैकेट्स में, पर ये ध्यान रखना पड़ता। अच्छा, कोई चीज़ ब्रैकेट में लिख दी आपने, सारी उठा के ब्रैकेट में लिखनी, कोई चीज़ में एडजस्टमेंट नहीं आई तो वो उठा के बाहर लिख देना, इतना क्या मसला है। खैर मैं तो साथ साथ चल रहा हूँ, आपने कहा था, ठीक है। तो एडमिन 302, इसको उठाओ और इसको ले जाओ, इसमें गड़बड़ है। ये एंड पे भी उठा सकते हैं, जगह खाली छोड़ने अगर तो, खैर यहाँ पे आप यूँ जगह छोड़ देते और यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेते, बाद में इसको भर लेते। तो कई तरीके हैं सवाल करने के, खैर बोलो 302। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि या तो ये आप इन सबको देखकर रेक्टिफाइंग एंट्री करो, वो पोस्ट करो, ठीक है वो भी, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, ठीक है। बेहतर तरीका क्या है, फाइनल अकाउंट्स के हिसाब से देखा जाए तो जो ओरिजिनल है उसे आप पोस्ट करो, ठीक है। एक्सपेंस डेबिट, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कहाँ पे, एडमिन एक्सपेंस में, कितना 60। इंटेंजिबल बैलेंस शीट, कैश बैलेंस शीट,
अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 4 रुपए से रिकॉर्ड किया, प्लस ये भी इधर ही जाएगा 4, ठीक है। और इंटेंजिबल क्रेडिट, ये तो हो गया जो होना चाहिए था। अब जो हुआ पड़ा है गलती से उसे रिवर्स करो। अब 2 तरीके थे, अगेन मैं उस 180 को पहले यहाँ पे ला के लिखता या अलग से या कहीं एडमिन शेडमिन में ऐड करता और फिर यहाँ से निकालता। उससे बेहतर तरीका क्या है, जहाँ वो मुंह पे गलती थी वो गलती को मुंह पे ही सही कर दो, ठीक है। मतलब इस एंट्री को अब क्या करना है हमने, इस एंट्री में देखो मेरी बात सुनो, ये सब होना था और कैश क्रेडिट होना था, वो सही हुआ पड़ा है। मसला सिर्फ क्या है, इसको क्या कर दो, क्रेडिट डेबिट गलत चीज हुई पर इसको क्या कर दो, जो होना था वो सब ये कर दिया हमने, ये भी बैलेंस शीट में करना था, ये करना था हुआ पड़ा है, ये भी कर दिया हमने, ये बैलेंस शीट में कर दिया है। अब ये एक गलती रह गई है, R&D डेबिट ट्रायल के फेस से पड़ा है, इसको करो क्रेडिट, लेकिन कहाँ, ट्रायल के फेस पर ही। यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा हेलो R&D, कहा हाँ जी, तुम डेबिट हो ना, तुम आज से क्रेडिट हो, -100 तो C इज इक्वल टू 0। अब जब आप आएंगे ना इस ट्रायल से चीज़ें उठाने, तो ये टिक हो गया, ये बैलेंस शीट आइटम था, ये टिक हो गया, लेकिन जहाँ जाना था ठीक है, ये सेल उठाओगे, ये सब कुछ उठाओगे, ये उठाने आओगे तो यहाँ पे कुछ पड़ा ही नहीं होगा, कहानी खत्म। तो जो होना था वो कर दिया और जो गलत हुआ पड़ा था उसे फेस पे रिवर्स कर दिया, आगे लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके डॉन, ये 0 भी ले गए हम जहाँ जाना था। ओके चलें आगे, और चलें, इस एडजस्टमेंट में कोई मसला है तो देख लें, बता दें। क्लियर सबको? दूसरा तरीका बेशक करके देख लेना, उसमें भी सारा कुछ टाइम ज़ाया करके ना, अभी तो मैं टाइम इसलिए ज़ाया कर रहा हूँ कि आपका परिचय में टाइम बचे ना, वरना आपने क्या करना था, आपने ये होना चाहिए था, वो सारा कुछ लिखोगे, ये हो गया तो रेक्टिफाइंग एंट्री में ये क्रेडिट हो रहा होगा, फिर ये जब रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करोगे तो गल उत्थे ही पहुँचनी। तो बस आसान काम कर लो, जो होना था वो पोस्ट करो और जो गलती उसे ट्रायल के फेस पे ही ख़राब कर दो, ठीक है, डन। चलें आगे, चलें जी, फिर सवाल तो ख़त्म हो गया। एडजस्टमेंट 5 आपकी फेवरेट, ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ML, ये ML कौन है, वो MLL था, वही है, मैं कह ना आपके एक और कंपनी आ गई है, गलती से एक L मिसिंग होगा। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ MLL हैड नेट बुक वैल्यू ऑफ 900 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 18, हमारा साल है 31 दिसंबर 19 वाला, ये पिछले साल के एंड की बुक वैल्यू है, विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 12 साल, ये भी 31 दिसंबर 18 की बात कर रहा है। ड्यूरिंग 19 MLL decided to opt revaluation model for its buildings. Consequently, fair value of building at start of 19, शुक्र है स्टार्ट में करार है जी, was determined at 1200 million. The such revaluation has not yet been accounted for. हम हैं ना, हम करेंगे ना, हम हैं ना, ठीक है। वो कहता है रिवैल्यूएशन उन्होंने नहीं की हुई, तो कोई नहीं, हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। वैसे भी अगर देखो ना सरप्लस आता नज़र आ रहा है ना, बुक वैल्यू 900 जाने, तो अगर रीवैल्यूएशन हुई होती तो ट्रायल के फेस पे रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर नज़र आता, और बैलेंस शीट के अंदर भी जो क्लोजिंग जाना था वो नज़र आता, अगर उन्होंने ये काम किया होता तो नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा चीज़ें, ये वाली जो बातें मैं करता हूँ ना कि ऐसा होता तो ये ट्रायल के फेस पे नज़र आता, ये फुल फ्लैज सवालों में और अच्छा समझ आएगा। फुल फ्लैज का मतलब जिसमें पूरा ट्रायल गिवन होगा, डेबिट क्रेडिट बराबर होंगे, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों बना रहे होंगे, और मैं कहूँगा बताओ फिर ये चीज़ अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ है, वो ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। फिलहाल इतना करते जा रहे हैं, सही है, समझ तो आ रही है ना बात की। चलो ओके, डिटेप्शन ये अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। ज़रा मुझे वर्किंग करके दे दो, मेरे ख्याल से 1 मिनट का काम है, मिलके कर लेते हैं, चलो। हाँ तो हम में मैं भी शामिल हूँ ना, मैं सुतेला हूँ, मैं नहीं एंट्री देती, मैनू भी बाहरी दो जी स्टूडेंट। अच्छा आमिर भाई, पार्ट 2 शुरू करना है, करो यार, इसी एडजस्टमेंट से पार्ट 2 शुरू करो।